जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे YouTube चैनल नर्सिंग जॉब अपडेट में। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी स्पेशल की पॉइंट क्लास आपकी 38 नंबर यहाँ पे रहने वाली है। आज 37 क्लासेस ऑलरेडी हमने दोस्तों डिस्कस कर ली है। वो सभी प्रीवियस क्लासेज आपने अभी तक नहीं अटेंड की हैं, चैनल पे विजिट करके वो सभी क्लासेज जरूर अटेंड करें। और दोस्तों चैनल पे यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी आ रही पास में उसको ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि आने वाले हर एक इंपॉर्टेंट क्लासेस या फिर कोई वैकेंसी की अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को पूरा जरूर अटेंड करें, उसके बाद में एक अपना प्यारा सा कमेंट दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, करेक्टिव लेंस फॉर द मायोपिया। जी हाँ दोस्तों, मायोपिया के अंदर मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, ये बार बार दोस्तों आपको एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो 5 स्टार की पॉइंट दोस्तों इसको लगा लें। काफी बार ये एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मायोपिया को ठीक करने के लिए, करेक्शन करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं। या फिर बात करें तो शॉर्ट साइटेडनेस की भी पूछा जाता है, इनका भी पूछा जाता है। तो आपका कौन सा लेंस रहने वाला है, कॉनकेव लेंस। जी हाँ दोस्तों, मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है। क्लियर चीज है। हाइप्रोपिया की बात करें तो कौन सा लेंस यूज करते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि करेक्टिव लेंस फॉर द हाइप्रोपिया और फार साइटेडनेस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे शॉर्टनेस पूछा गया है, शॉर्ट साइटनेस, और यहाँ पे फार दूर का पूछा गया है, तो उसके लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं। उसके लिए दोस्तों आपका कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। क्लियर चीज है। जो क्या करता है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल इंट्राओक्यूलर प्रेशर इज नॉन एज द ग्लूकोमा। जिससे क्या होता है दोस्तों, जो आपका आईओपी बढ़ जाता है उस कंडीशन को अपन ग्लूकोमा ग्लूकोमा बोलते हैं। ये नेक्स्ट वन आपका की पॉइंट रहने वाला है। यहाँ से इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर इज नॉन एज ग्लूकोमा। क्लियर चीज। नेक्स्ट वन आपका टर्मिनोलॉजी रहने वाला है। बट यदि आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का पूछा जाता है कि किसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो कॉन्वेक्स हमेशा लेंस यूज करते हैं फार साइटनेस या फिर हाइप्रोपिया के लिए यूज करते हैं। यदि मायोपिया का पूछा जाता है या फिर शॉर्ट साइटनेस का पूछा जाता है तो कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है। इंक्रीज की बात करें, आईओपी यदि आपका बढ़ जाता है, किसके अंदर बढ़ता है, ग्लूकोमा के पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट वन आपका रहने वाला है कि ओपेसिटी ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एज कैटरैक्ट। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली जो आपका एग्जाम हुआ था BFUHH, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, जो आपका बात करें पंजाब के अंदर है, वहां दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ओपेसिटी ऑफ द लेंस इज नॉन एज कैटरैक्ट। जी हाँ दोस्तों, कहने की लेंस की ओपेसिटी हो जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट बोलते हैं। तो ये अभी स्टाफ नर्स एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को क्वेश्चंस मिला था। तो आरआरबी के अंदर भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन आपका की पॉइंट रहने वाला है कि कलर ब्लाइंडनेस अकर्स ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ द। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि आपकी कहने की कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, कौन कॉनेक्स ऑफ द आई की वजह से यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन की पॉइंट रहने वाला है कि द थिन transparent mucous membrane which covered inner surface of the eyelid and anterior surface of the eyelid is called as। उसको दोस्तों क्या बोलेंगे, कंजेक्टिवा बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, कंजेक्टिवा की बात करें तो कौन सा आपका पार्ट हो गया, एक थिन ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन का पार्ट है, जो कहने की कवर करता है इनर सरफेस ऑफ द आईलिड, आईलिड की इनर सरफेस को कवर करता है, और एंटीरियर सरफेस ऑफ द आई को कहीं ना कहीं कवर करता है, उसको अपन कंजेक्टिवा बोलते हैं। ये बेसिक आपको टर्मिनोलॉजी यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट वन की पॉइंट रहने वाला कि ग्राफ्ट और टिश्यू इज टेकन फ्रॉम द पेशेंट्स इज ओवन स्किन। जी हाँ दोस्तों, ओवन दैट मींस यहाँ पे खुद की स्किन का कहने की टिश्यू या फिर ग्राफ्ट लिया जा रहा है पेशेंट के खुद की ओवन स्किन का, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑटोग्राफ्ट बोलेंगे। ये भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछी भी गई है कि ऑटोग्राफ्ट क्या होता है, होमोग्राफ्ट क्या होता है, एलोग्राफ्ट क्या होता है। ये सारी चीजें आपको आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी देखने को मिल सकती है। टिश्यू इज टेकन फ्रॉम द डोनर। जी हाँ दोस्तों, डोनर की कहने की आप टिश्यू ले रहे हैं, सेम स्पीसीज का होना चाहिए, उसको अपन होमोग्राफ्ट बोले हैं या फिर एलोग्राफ्ट बोलेंगे। ये दोनों टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, होमोग्राफ्ट या फिर ओलोग्राफ्ट बोलते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे डोनर से क्या ले रहे हैं अपन, कोई भी टिश्यू ले रहे हैं
और डोनर से ले रहे हैं, स्पीसीज सेम होनी चाहिए, उसको अपन होमोग्राफ्ट बोलते हैं। क्लियर चीज है। ऑटोग्राफ्ट दैट मींस खुद की स्किन ले रहे हैं, यदि दूसरों की स्किन ले रहे हैं, डोनर से ले रहे हैं, दैट मींस होमोग्राफ्ट बोलेंगे। क्लियर चीज है। चलिए, एक होता है जीनोग्राफ्ट या फिर हेटेरोग्राफ्ट। ये क्या होता है दोस्तों, ये भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जीनोग्राफ्ट या फिर हेटेरोग्राफ्ट। ये भी काफी बार एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेगा। इनमें से दोस्तों कोई भी टर्मिनोलॉजी आपके एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल सकती है। तो टिश्यू इज टेकन फ्रॉम द अनदर स्पीसीज, या दोस्तों कोई दूसरी स्पीसीज है, यदि आप टिश्यू ले रहे हैं, स्किन ले रहे हैं, उस कंडीशन को अपन जीनोग्राफ्ट बोलते हैं या फिर हेटेरोग्राफ्ट बोलेंगे। स्पीसीज यदि सेम है, कोई डोनर से अपन ले रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, होमोग्राफ्ट बोलेंगे। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना बहुत ही जरूरी यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट वन दोस्तों आपका क्वेश्चन रहने वाला है सर्फेक्टेंट। जी हाँ दोस्तों, सर्फेक्टेंट क्या होता है? इट इज ए लिपोप्रोटीन, ये एक तरह की लिपोप्रोटीन है दैट कवर्स द सरफेस टेंशन इन द एल्यूलाई एंड डिक्रीज द टेंडेंसी ऑफ द एल्यूलाई टू कोलैप्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है। सर्फेक्टेंट की बात करें तो ये एक तरह का लिपोप्रोटीन है जो कहीं ना कहीं that lowers the surface of the tension in the alveoli or decrease the tendency of the alveoli of the collapse। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं टेंडेंसी एल्यूलाई की है, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज करता है एल्यूलाई की को, जिससे क्या कोलैप्स होता है। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, सर्फेक्टेंट बोलते हैं। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, 28 वीक पे कहीं ना कहीं आप सभी को बताया देखने को मिलता है फीटस के अंदर। चलिए नेक्स्ट हम दोस्तों बात करें, यहाँ पे आपका की पॉइंट रहने वाला है, There are the three types of alveoli present in lungs। जी हाँ दोस्तों, लंग्स के अंदर तीन टाइप के दोस्तों एल्यूलाई प्रेजेंट होते हैं। थ्री टाइप्स के एल्यूलाई देखने को मिलते हैं, टाइप फर्स्ट सेल, टाइप सेकंड सेल और टाइप थर्ड सेल। इनके अंदर दोस्तों क्या कंडीशंस देखने को मिलती हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वन दोस्तों बात करें टाइप फर्स्ट सेल की, तो गैसेज एक्सचेंज का काम करता है एल्वेओलाई, जो फर्स्ट टाइप सेल होता है। सेकंड टाइप की बात करें तो सेल प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट, ये प्रोड्यूस करता है लिपोप्रोटीन व्हिच कैन हेल्प टू रिड्यूस द सरफेस ऑफ द टेंशन ऑफ द एल्वेओलाई। जी दोस्तों, लास्ट हमने पढ़ा था अभी जस्ट कि सर्फेक्टेंट का क्या काम है, जो आपका एल्वेओलाई के अंदर जो टेंशन है डिक्रीज करता है, सरफेस एरिया के जो बात करें तो एल्वेओलाई के अंदर टेंशन कम करता है, रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को, वो काम सर्फेक्टेंट का रहने वाला है। ये दोस्तों आपको कहीं ना कहीं जो सेल है वो सर्फेक्टेंट सेल है, जो टाइप 2 है वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करती है, टाइप 2 के अंदर देखने को मिलता है। टाइप थर्ड की बात करें तो ये मैक्रोफेजेज का काम करता है। क्लियर चीज है, ये आपको बेसिक एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल सकती है तीनों टर्मिनोलॉजी, टाइप फर्स्ट सेल, टाइप सेकंड सेल और टाइप थर्ड सेल। ये तीनों बात करें तो एल्यूलाई के अंदर, लंग्स के एल्यूलाई के अंदर प्रेजेंट होती है। क्लियर चीज है। चलिए नेक्स्ट वन दोस्तों की पॉइंट रहने वाला है कि मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ सीओपीडी। जी हाँ दोस्तों, सीओपीडी के अंदर मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या रहने वाला है? जी हाँ दोस्तों, बार बार हमने ये क्वेश्चन से आपको बताया है कि सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है तो ये मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर रहने वाला है किसका, बात करें तो सीओपीडी का। जी हाँ दोस्तों, सीओपीडी का मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ये रहने वाला है। क्लियर चीज है। चलिए नेक्स्ट वन दोस्तों की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला है कि हिमोथोरेक्स क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, हिमोथोरेक्स क्या होता है, यहाँ पे बेसिक बताया गया है कि एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड इन द इंट्राप्लूरल प्लूरल स्पेस। जो इंट्राप्लूरल स्पेस है, प्लूरल स्पेस आप सभी को बताया लंग्स की कवरिंग है उसको बोलते हैं, और उसके स्पेस के अंदर बात करें तो ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसको अपन हिमोथोरेक्स बोलते हैं। यदि एयर का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। क्लियर चीज है, न्यूमोथोरेक्स किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें दोस्तों आपको आना बहुत ही जरूरी यहाँ पे रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट वन दोस्तों आपका की पॉइंट रहने वाला है कि बैरल शेफ सेस्ट इज सीन इन विच टाइप ऑफ डिजीज। ये दोस्तों काफी बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि एम्फाइसेमा का जो पेशेंट है उसके अंदर किस टाइप का सेस्ट देखने को मिलता है, बैरल सेस्ट देखने को मिलता है, बैरल सेस्ट देखने को मिलता है किस डिजीज के अंदर, एम्फाइसेमा के अंदर। काफी बार दोस्तों ये एग्जाम्स के अंदर आपको क्वेश्चंस देखने को मिला था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पे एक और शानदार की पॉइंट आप सभी के लिए, बेसिक है लेकिन आपको एग्जाम्स के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे। विच आर्टरी सप्लाइज द ब्लड टू डायफ्राम। जी हाँ दोस्तों, कौन सी ऐसी आर्टरी है जो ब्लड की बात करें तो डायफ्राम को सप्लाई करती है, तो आपकी इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी है वो यहाँ पे रहने वाली है। क्लियर चीज है, इंफीरियर सॉरी गाइज, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट वन दोस्तों क्वेश्चन रहने वाला है कि नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर मूव इनटू
और आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज नोन एज। जी हाँ दोस्तों, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है जब आप एयर को मूवमेंट की बात करें, इन कर रहे हैं देन आउट कर रहे हैं लंग्स के, उसमें जो रेस्पिरेशन हो रहा है ये प्रोसेस है इन और आउट का, उसको अपन टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम दोस्तों कितना देखने को मिलता है, 500 ml देखने को मिलता है। ये भी दोस्तों काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नॉर्मल आपका टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, तो 500 ml नॉर्मल आपको टाइडल वॉल्यूम देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट वन, एक और शानदार की पॉइंट आप सभी की स्क्रीन पे, अर्ली साइन एंड सिम्टम ऑफ द हाइपोक्सिया। जी हाँ दोस्तों, हाइपोक्सी का अर्ली साइन एंड सिम्टम क्या रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बात करें रेस्टलेसनेस, ये सबसे अर्लीस्ट साइन आपका रहने वाला है। उसके बाद में अल्टर एलओसी देखने को मिलेगा। उसके बाद में एप्रीहेंशंस, ये सभी दोस्तों अर्लीस्ट साइन रहने वाले हैं किसके, हाइपोक्सिया के। क्लियर चीज है, हाइपोक्सिया के अर्ली साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। अर्लीस्ट साइन की बात करें दोस्तों, कॉन्शियसनेस। जी हाँ दोस्तों, यदि कॉन्शियस पेशेंट है या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी हमेशा क्या जाने वाली है, रेस्टलेसनेस। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी रेस्टलेसनेस ही जाने वाली है, बाकी सभी नेक्स्ट प्रायोरिटी रहने वाली है। फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे बताया गया, अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया इन कॉन्शियस और अनकॉन्शियस क्लाइंट इज नॉन एज रेस्टलेस। जी हाँ दोस्तों, ये आपका रेस्टलेसनेस है, ये आपका यदि कॉन्शियस पेशेंट है या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट है, दोनों के अंदर दोस्तों फर्स्ट या फिर अर्लीस्ट सिम्टम आपका रहने वाला है हाइपोक्सिया का, वो रहने वाला है दोस्तों रेस्टलेसनेस। ये काफी बार दोस्तों एग्जाम्स के अंदर, मल्टीपल एग्जाम्स के अंदर आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिला था और आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी देखने को मिल सकता है। ये दोस्तों क्वेश्चंस आपको आरआरबी के पेपर के अंदर भी देखने को मिल सकता है। क्लियर चीज है, ये आपको देखने को मिल सकता है आरआरबी के नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम्स के अंदर भी। लेट साइन ऑफ हाइपोक्सिया की बात करें, अर्ली तो आपका रेस्टलेसनेस हो गया, दोनों कंडीशन में कॉन्शियस और अनकॉन्शियस है। यदि लेट का पूछा जाता है तो साइनोसिस आपका राइट आंसर वहां पे जाने वाला है कि साइनस जो साइनोसिस है वो लेट साइन देखने को मिलता है हाइपोक्सिया का। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन दोस्तों, आपकी एक बेसिक टर्मिनोलॉजी एपिस्टैक्सिस हमेशा आप पढ़ते आ रहे हैं। इट इज ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, नोज से जो ब्लीडिंग हो रही है वो एपिटैक्सिस हुई। यहाँ से दोस्तों बेसिक बात यह है कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनने वाला है प्रायोरिटी। यदि एपिस्टैक्सिस का पेशेंट है तो आपकी एज ए नर्स क्या प्रायोरिटी यहाँ पे रहने वाली है। तो प्रायोरिटी एक्शन की बात करें यदि एपिस्टैक्सिस के अंदर, तो प्लेस द क्लाइंट इन सिटिंग पोजीशन, अपराइट पोजीशन ऑन चेयर। चेयर पे आपको अपराइट पोजीशन, सिटिंग पोजीशन के अंदर कहने की पेशेंट को रखना है। हमेशा पेशेंट को लीन फॉरवर्ड रखते हैं, आप सभी को पता है, लीन फॉरवर्ड। क्लियर चीज है, हमेशा लीन फॉरवर्ड पेशेंट को रखते हैं और सिटिंग पोजीशन में रखते हैं। हमेशा आपको कहने की बात करें सुपाइन पोजीशन के अंदर कभी भी पेशेंट को नहीं रखते हैं, क्योंकि बात करें तो ब्लीडिंग का कहने की एस्पिरेशन की रिस्क को कम करना है, इसीलिए लीन फॉरवर्ड पोजीशन देते हैं। या फिर दोस्तों वो यदि आपको ऑप्शन में नहीं देखने को मिलता है तो क्या करना है, पिंच द नोज, नोज को पिंच करना है और डायरेक्ट अप्लाई करना है प्रेशर ओवर द एरिया ऑफ द कंट्रोल ब्लीडिंग। जी हाँ दोस्तों, नोज को पिंच करना है और ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी दोस्तों रहने वाली है। या फिर यदि ऑप्शन में ये नहीं है तो इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट इज द सिटिंग पोजीशन विथ फ्लेक्स द नेक एंड लीन फॉरवर्ड। मैंने अभी आपको बताया कि लीन फॉरवर्ड पेशेंट को रखना है टू द प्रिवेंशन ऑफ द एस्पायरेशन। जी हाँ दोस्तों, एस्पायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए लीन फॉरवर्ड पेशेंट को रखा जाता है। ये दोस्तों काफी बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है किसका, एपिस्टैक्सिस का, कि नोज ब्लीडिंग हो रही है उस पेशेंट में आप एज ए नर्स क्या प्रायोरिटी रखते हैं, तो हमेशा पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में लीन फॉरवर्ड रखते हैं। क्लियर चीज है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन रहने वाला है कि बेस्ट सोर्सेज ऑफ द विटामिन B12। जी दोस्तों, विटामिन B12 को आपका बेस्ट सोर्सेज क्या रहने वाला है, केमिकल नेम की बात करें तो साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन। जी हाँ दोस्तों, ये आपका केमिकल नेम रहने वाला है किसका, विटामिन B12 का। यहाँ पे बेस्ट सोर्सेज की बात करें तो मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आपका बेस्ट सोर्सेज रहने वाला है विटामिन B12 की। क्लियर चीज है। चलिए नेक्स्ट वन दोस्तों, की पॉइंट रहने वाला है यहाँ पे आपका कि हार्ट की लेयर का पूछा गया है कि इनर लेयर कौन सी है, मिडिल लेयर कौन सी है और आउटर लेयर कौन सी है। ये दोस्तों एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, इसमें एक्सेप्ट का भी क्वेश्चन आ जाता है। मिडिल लेयर की बात करें तो मायोमेट्रियम हो गई। यदि इनर लेयर का पूछा जाता है हार्ट की तो आपकी एंडोमेट्रियम होगी। यदि आउटर लेयर का पूछा जाता है तो हार्ट की वो आपकी पेरिकार्डियम होगी। तो पेरिकार्डियम आउटर लेयर होगी और मिडिल लेयर आपकी मायोमेट्रियम होगी, सॉरी मायोकार्डियम होगी, और एंडोकार्डियम की बात करें तो आपकी कौन सी होगी, इनर लेयर। एंडोमेट्रियम, सॉरी एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम, ये तीनों लेयर आपको देखने को मिलती है।
क्लियर चीज है। यदि आपको पूछा जाए मेनिंजिस ब्रेन की दोस्तों लेयर आपकी कौन सी रहने वाली है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, सबसे पहले पाया मेटर हो गई इनर लेयर, उसके बाद में दोस्तों बात करें पाया मेटर, आर्केनोइड मेटर आपकी मिडल होगी, और आउटर की बात करें तो आपकी कौन सी होगी, ड्यूरा मेटर, ड्यूरा मेटर। ये दोस्तों आपको याद रखना है, पायामीटर सबसे इनर होगी, मिडल की आर्केनोइड होगी, और ड्यूरामीटर आपकी आउटर लेयर होगी। ये दोस्तों किसकी आपकी लेयर रहने वाली है, ब्रेन की लेयर यहाँ पे रहने वाली है। ब्रेन की कवरिंग को बोलेंगे अपन ब्रेन की लेयर। क्लियर चीजें हैं, ये मेनिंजिस लेयर आपकी रहने वाली है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन की पॉइंट की और मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट वन क्विज आपका रहने वाला है कि विच वॉल्व इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। जी हाँ दोस्तों, बड़ा बेसिक क्वेश्चंस है, ये आप सभी को पता है। ये आपका बेसिक क्या हो गया, हाइट हो गया। क्लियर चीज है, ये आपका राइट एट्रियम हो गया, ये आपका लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये आपका राइट वेंट्रिकल्स हो गया, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो गया। क्लियर चीज है। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपका किसके बीच में वॉल आपको देखने को मिल रहा है, बात करें तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में कौन सा वॉल्व देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका वॉल्व होता है मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व देखने को मिलता है। मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड। बाइकस्पिड दोस्तों इसलिए बोला जा रहा है कि उसके अंदर दो कस्प देखने को मिल रहे हैं, दो वाल्व देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स की बात करें तो ट्राइकस्पिड वॉल्व देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों तीन आपको कप्स देखने को मिलते हैं, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व देखने को मिलता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में। आप सभी को पता है यहाँ पे आपकी इंफीरियर सुपीरियर वेना कावा आती है, यहाँ पे दोस्तों आपकी सप्लाई होती है। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को पता है कि वापस ब्लड आता है लंग्स के अंदर प्योरीफाई होने के बाद में, यहाँ उसके बाद में आउटा के थ्रू आपकी कहने की बॉडी के अंदर सप्लाई होता है जो प्योर ब्लड होता है। सबसे यदि आपको लार्जेस्ट आर्टरी पूछी जाती है तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, लार्जेस्ट आर्टरी। आर्टरी की बात करें तो लार्जेस्ट आर्टरी आपके एओर्टा रहने वाली है। क्लियर चीज है, ये भी आपको एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट वन दोस्तों की पॉइंट आपका रहने वाला है कि विच वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स। यह भी हमने डिस्कस किया था, ट्राइकस्पिड वाल्व होगा। क्लियर चीज है, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलेंगे उसको। और मिटल वाल्व आपका देखने को मिल गया राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में। चलिए दोस्तों यदि आपको पूछा जाता है इन दोनों के बीच में बात करें तो किस किस के बीच में, प्रेजेंट बिटवीन एओर्टा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। जी हाँ दोस्तों, एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल्स है। यहाँ पे जो वॉल्व देखने को मिल रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, एओर्टिक वॉल्व बोलेंगे। क्लियर चीज है। और यहाँ पे दोस्तों जो वाल्व देखने को मिलते हैं उसको अपन पल्मोनिक वाल्व बोलते हैं। क्लियर चीज है, पल्मोनिक वाल्व, एओर्टिक वाल्व और पल्मोनिक वाल्व, ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपका हो गया आउटा और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल्व होता है उसको एओर्टिक वाल्व बोलेंगे। नेक्स्ट वन यदि आपको पूछा जाता है कि पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज ऐसे नोट। जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चंस आपके अभी जो एग्जाम मैंने एक क्वेश्चन तो आपको लास्ट बताया था, लास्ट अभी जो क्वेश्चन बताया था वो, और एक क्वेश्चन ये बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट जो पंजाब के अंदर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ये क्वेश्चन दोस्तों अभी आया था कि पेस मेकर ऑफ द हार्ट किसको बोलते हैं। तो आपको बोलते हैं हार्ट को बोलते हैं, सॉरी किसके अंदर देखने को मिलता है पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो बात करें तो ऐसे नोड को बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट, सिनुएट्रियल नोड। क्लियर चीज, कंडक्शन ऑफ सिस्टम के अंदर आपको ऐसे नोड, एबी नोड, फ्रीक्वेंसी फाइबर और ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चंस अभी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को मिला था। एक क्वेश्चंस मैंने अभी और बताया था आपको लास्ट, कौन सा क्वेश्चंस बताया था, 1 सेकेंड वेट। चलिए ये क्वेश्चन बताया था ओपेसिटी ऑफ द लेंस। ये भी दोस्तों बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो फरीदकोट पंजाब के अंदर है, वहां से दोस्तों ये दो क्वेश्चंस आज के इस सेशन के अंदर से आपको मिले हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे। मैंने आप सभी से वादा किया था कि बहुत बेहतरीन कंटेंट हम आप तक डिलीवर करेंगे। क्लियर चीज है। चलिए नेक्स्ट वन दोस्तों की पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि लोकेशन ऑफ द एपिकल पल्स। जी दोस्तों, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये भी दोस्तों क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम्स के अंदर। जो मिड क्लेविकुलर लाइन है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस की बात करें, वहां पे दोस्तों एपिकल पल्स का लोकेशन देखने को मिलता है। हमेशा दोस्तों स्टेथोस्कोप से बात करें तो कहाँ पे आप मेजर करते हैं पल्स,
देखते हैं तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे देखते हैं जो मिड क्लेविकुलर लाइन के अंदर रहने वाली है। नेक्स्ट में दोस्तों आपका रहने वाला है कि नॉर्मल पल्स प्रेशर की बात करें तो कितना देखने को मिलता है 30 to 40 mm ऑफ एचजी। जी हाँ दोस्तों, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बराबर आपका हो गया पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर के बराबर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो पल्स प्रेशर बराबर जैसे नॉर्मल आपकी बीपी होगी 120, डायस्टोलिक की बात करें तो 80 होगी, तो 120 माइनस 80 बराबर आपका 40 mm ऑफ एचजी। mm ऑफ एचजी आपका क्या हो गया, पल्स प्रेशर निकल के आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। कभी कभी दोस्तों क्वेश्चंस के अंदर दे दिया जाएगा कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 160 है और ये आपका सिस्टोलिक हो गया। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें कितना दे रखा है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें तो आपका दे दिया है आप 100। क्लियर चीज है, तो आप पल्स प्रेशर बताइए, तो पल्स प्रेशर आपका वहां पे कितना आ जाएगा, 160 माइनस 100 की बात करें तो आपका वहां पे 60 पल्स प्रेशर निकल के आ जाएगा, 60 प्लस जो पल्स प्रेशर वो निकल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर की बात करें तो कितना देखने को मिलता है, बात करें तो mm ऑफ एच की अंदर बात करें तो आपका 2 से 6 mm ऑफ एच देखने को मिलता है। और वहीं दोस्तों बात करें सेंटीमीटर H2O की बात करें तो स्टेनम लेवल की बात करें तो आपका 0 to 14 सेंटीमीटर H2O देखने को मिलता है। और सेंटीमीटर H2O मिड एक्सिलरी लाइन से बात करें तो आपका 8 to 15 बात करें सेंटीमीटर H2O देखने को मिलेगा सेंट्रल वीनस प्रेशर। ये भी दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सीवीपी इज ऑल्सो नोन एज द राइट एट्रियम प्रेशर। जी हाँ दोस्तों, सीवीपी को और किस नाम से जाना जाता है, राइट एट्रियम प्रेशर के नाम से जानता है सेंट्रल वीनस प्रेशर को। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बहुत बेहतरीन कंटेंट हमने आप तक डिलीवर किया। यह मेरा कहीं ना कहीं हमारा वादा था और हमने डिलीवर भी किया। तो आने वाली सेशन के अंदर दोस्तों और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के वो तमाम क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं आपके आरआरबी के एग्जाम्स को अप्रोच कर रहे हैं, वो सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत बेहतरीन सेशन होने वाले हैं आने वाले सेशन, और प्रीवियस सेशन आपने अभी तक नहीं देखे हैं, चैनल पे विजिट करें और सभी सेशन को अटेंड जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक पॉजिटिव थॉट कि चिलचिलाती धूप समंदर को खोज नहीं सकती, चिलचिलाती धूप समंदर को खोज नहीं सकती, बहते हुए बहाव को रेत रोक नहीं सकती। रेत मीन्स बालू, बालू कभी बहते बहाव को नहीं रोक सकती। क्लियर चीज है। तो यदि आपके बात करें तो चिलचिलाती धूप समंदर को खोज नहीं सकती, बहते हुए बहाव को रेत रोक नहीं सकती, अगर कुछ कर गुजरने की है तमन्ना दिल में तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ में आज की इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक जाने से पहले आप अपना एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर जाएं, ताकि हमारे अंदर एक एनर्जी बूस्ट करें और आप सभी के लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट हम आप तक डिलीवर करें। थैंक यू सो मच।